नमस्कार प्यारे छात्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पीटीज आईएएस एकेडमी की करंट अफेयर और एडिटोरियल एनालिसिस सीरीज में। आज है 1 जुलाई 2021। हमारे सीरीज का 16वां सत्र तैयार है। आप सभी तैयार हैं? अभी तक के सारे सेशन कितने स्टूडेंट्स ने देखे, सबसे पहले ये कंफर्म करो और सेशन को लाइक शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों, अपने साथियों को भी साथ में ज़रूर लाएं। कुछ ही दिन बाकी हैं। 6 जुलाई से मैं ला रहा हूं मेरा साइंस और टेक्नोलॉजी क्रैकर कोर्स और 8 जुलाई से ला रहा हूं इकोनॉमी क्रैकर कोर्स। ये दोनों कोर्सेस बिल्कुल मिस मत करना, आपको बहुत फायदा होगा। उम्मीद करूंगा कि आप मेरे साथ इन कोर्सेस में जरूर जुड़ेंगे। आपका एडवांस में स्वागत है। हमारी ये करंट अफेयर और एडिट की सीरीज जो है प्यारे दोस्तों, ये सभी एकदम सिंसियर आईएएस और स्टेट पीएससी एस्पायरेंट्स के लिए हमने बनाई है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी हमारे साथ लंबे समय तक जुड़े रहेंगे, इन लेक्चर्स का पूरा आनंद लेंगे, अपना समय अच्छे से इन्वेस्ट करेंगे, नोटबुक बनाएंगे, पॉइंट्स को नोट करते चलेंगे। आज के हिंदू अखबार के 4 एडिटोरियल में ये लेने वाला हूं। उम्मीद करता हूं आपको चॉइस पसंद आएगी। आज का हमारा पहला एडिट तैयार है, स्टिमुलस कमिंग इन स्मॉल डोजेस। भारत सरकार द्वारा कोविड पैकेज के नाम पर आ रहे रिलीफ पैकेजेस छोटे छोटे डोजेस दे रहे हैं। प्रीलिम्स GS3 ऐसे के लिए बहुत बहुत यूजफुल। सबसे पहले सरकार ये चाहती थी फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में कि देश की जनता थोड़ा सा इंतजार कर ले और यूनियन बजट में दिए गए विभिन्न प्रयासों को पूरी तरह फलीभूत होने दे। लेट द इफेक्ट बी फुली फेल्ट फर्स्ट, और एकदम से नए नए स्टिमुलस की मांग मत कीजिए। लेकिन अचानक से जून में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने दिशा बदली और उन्होंने कहा चलो ठीक है, मैं आपको एक रिलीफ पैकेज देती हूँ। जून के अंत में दे दिया। मैडम का ये दावा है कि जो मैंने फाइनेंशियल पैकेज अभी दिया है उसका जो इम्पैक्ट है वो 6,29,000 करोड़ का है। 6.29 लाख करोड़ रुपीस, यानी 6.29 ट्रिलियन रुपीस। और इसके अंदर 2,68,000 करोड़ का तो क्रेडिट गारंटी ही है। इससे पहले का जो 3 लाख करोड़ का इमरजेंसी क्रेडिट स्कीम दिया गया था उसे 30 सितंबर के आगे तो खैर नहीं बढ़ाया गया है, लेकिन उसमें 1.5 लाख करोड़ और ऐड कर दिया गया है। और एमएसएमईज और अन्य सेक्टर जिनके लिए वो था, वो उसमें से इमरजेंसी क्रेडिट चाहें तो ले सकते हैं। याद रखिएगा, ये सारी क्रेडिट स्कीम्स हैं। इसमें आप लोन लेंगे तो आपको इंटरेस्ट भी देना है, प्रिंसिपल भी चुकाना है। इसके अलावा जितने भी क्षेत्रों पर कोविड की मार पड़ी है, जून के पैकेज में सरकार ने बोला है 60,000 करोड़ के लोन हम उन लोगों के लिए अरेंज करेंगे, और उनमें से केवल पर्यटन क्षेत्र को पब्लिकली मैडम ने आइडेंटिफाई किया। आसान लोन दिए जाएंगे, छोटे छोटे लोन 25 लाख सूक्ष्म उद्यमियों को, माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स, और 11,000 टूरिस्ट एजेंटों को। तो वो चाहें तो लोन ले लें, नहीं चाहें तो फिर कुछ भी नहीं। और टूरिस्ट वीज़ा हम फ्री करेंगे। भारत के जितने भी वाणिज्यिक बैंक हैं उनका क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो जो है बहुत तेजी से गिरा है। मतलब जो डिपॉजिट्स आ रहे हैं उस रेशियो में क्रेडिट क्रिएट ही नहीं हो रहा है, जो मेन काम है बैंकों का। तो कहाँ जा रहा है पैसा? वो तो सिंपल है, रिवर्स रेपो विंडो में आरबीआई के पास जमा करा देते हैं। आरबीआई भी नाराज़ है, लेकिन बैंक बोल रहे हैं हम ज़्यादा क्रेडिट दे ही नहीं पा रहे हैं। और ये जो जून का पैकेज आया है, इसमें जो नई लोन गारंटीज हैं उससे शायद ये बैंकों को अपने डर पे काबू पाने में मदद होगी, क्योंकि डर के आगे तो जीत है, ऐसा एक सॉफ्ट ड्रिंक वाले फिलोसोफर ने बोला था। और वो ज़्यादा लेंडिंग करेंगे। लेकिन समस्या वहीं के वहीं बनी हुई है। हाउ विल ऑल दीज वैरायटी ऑफ लोन्स बी वायबल व्हेन द डिमांड सिचुएशन इज सो वीक? देखिए, वर्तमान सरकार की पूरी अप्रोच जो है वो सप्लाई साइड की अप्रोच है। लेकिन भारत की आज प्रॉब्लम सप्लाई साइड की मुख्यतः न होते हुए डिमांड साइड की है। लोगों की तरफ से प्राइवेट कंजम्पशन डिमांड नहीं बन रही है, और इस पैकेज से डिमांड सिचुएशन के लिए ज़्यादा कुछ नहीं हो पाया। फ्री वीज़ा तो तब काम आएंगे जब पूरे भारत का वैक्सीनेशन हो चुका होगा, इंक्लूडिंग बच्चों का। आज हम लोन की बात करते हैं ट्रैवल एजेंटों के लिए 1 से 10 लाख की। शायद अस्थायी रूप से मदद मिल जाए, लेकिन कोई भारत के करोड़ों लोग छुट्टियां मनाना इसकी वजह से शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि वायरस का खतरा तो बना हुआ है। सरकार खुद ही मानती है कि तीसरी वेव, चौथी वेव शायद आ जाए। 2020 में सरकार ने आधिकारिक रूप से 20 लाख करोड़ के पैकेज की बात की थी। हम सभी ने देखा कि वास्तविक स्पेंड उससे काफ़ी कम था। फिर इसमें ये कुछ और हेल्थ प्रोजेक्ट्स की भी बात हुई है, लेकिन जो पहले से अनाउंस किए गए हैं मेजर, फर्टिलाइजर सब्सिडी, फ्री फूड ग्रेन, सरकार ने इस नए पैकेज में उसको भी जोड़कर ही दिखाया है। उसको कहते हैं पैडिंग, पैकेज बड़ा दिखाने के लिए। जीरो इनकम सपोर्ट रूरल और अर्बन हाउस होल्ड्स के लिए भारत में कुल 25 करोड़ हाउस होल्ड्स हैं दोस्तों। इनमें आप सारे माइक्रो एंटरप्राइजेस वगैरह भी जोड़ लीजिए, उनको भी हाउस होल्ड मानते हैं।
इनको डायरेक्ट इनकम सपोर्ट की बात हो रही है कि इनके बैंक अकाउंट में हर महीने 5 या 6 या 7 हज़ार कुछ महीनों तक डालें, जिससे भारत में इकोनॉमी किक स्टार्ट होगी। लेकिन सरकार ने वैसा अभी तक कुछ नहीं किया, जीरो डायरेक्ट इनकम सपोर्ट। हाँ, पीएम किसान एक अलग चीज़ हो गई 75,000 करोड़ के बजट के साथ, वो एक अलग है, लेकिन ये नहीं है। इंडस्ट्री जो है, भारत का पूरा उद्योग जगत जो है, वो ये कह रहे हैं कि 2021 में जो हमारी हालत ख़राब हो रही है, डिमांड कम है, इन्फ्लेशन ज़्यादा है, जनता पैसा बचाना चाहती है, खर्च नहीं करना चाहती है, और जॉब मार्केट पूरी तरह अनिश्चित है, तो लोग पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं। ये सिचुएशन को कैसे ठीक करें? हाई फ्यूल प्राइसेस सरकार कम कर ही नहीं रही है, लाखों करोड़ों फ्यूल टैक्सेस में सरकार ने ले लिए हैं और वो लेती ही चली जा रही है, और पॉलिसी इनएक्शन बना हुआ है। तो ऐसे पैकेजेस जो आ रहे हैं, ये बेसिकली क्रेडिट पैकेजेस हैं। इनसे अब एक वास्तविक खतरा भारत की अर्थव्यवस्था के सामने आ रहा है। एडिटोरियल में इसकी चेतावनी यहां दी गई है, और वो ये है कि भारत के अगले 10 साल के जो पूरा परिदृश्य है आर्थिक, वो बहुत बुरी तरह से अफेक्ट अब हो सकता है अगर तुरंत डिमांड के लिए कुछ नहीं किया गया तो मुझे कमेंट थ्रेड में थोड़ा बताएं दोस्तों, सप्लाई साइड और डिमांड साइड अप्रोच में अंतर क्या होता है ना, जरूर बताइएगा। आज का दूसरा एडिट जो है, आज 1 जुलाई 1921 को चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी का आधिकारिक रूप से गठन हुआ था। किसी ने नहीं सोचा था कि वो पार्टी इतनी बड़ी हो जाएगी, चाइना पे राज करेगी और 100 साल जिंदा रह जाएगी। तो आज 100 साल पूरे हुए हैं, तो एक काफ़ी अच्छा एडिट आया है कि ये चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी आखिर जिंदा कैसे बची हुई है। इसमें जो इनपुट हैं वो आपको सभी जीएस में काम आएंगे, ठीक है। चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको हम सीपीसी कहते हैं, वो हमेशा से ये बोलती है कि जैसे मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जैसा चाइना के सिटीजन्स का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, वही चाइना का ट्रांसफॉर्मेशन भी है। माओ त्से तुंग जो थे वो जान किलाई बोलते थे, यानी चाइना अपने पैरों पर खड़ा हो गया, जान किलाई। डंग शाओपिंग ने उसी को फू किलाई बोला, यानी चाइना अमीर बन रहा है। और आज का नेता शी जिनपिंग बोलता है कियांग किलाई, यानी चाइना ताकतवर बन गया है। पहले खड़ा हुआ, फिर अमीर बना, फिर ताकतवर बना। जांग किलाई, फू किलाई और कियांग किलाई। तो अपने साथियों को इंप्रेस करने के लिए आप ये 3 चीनी भाषा के शब्द गटर पटर बोल सकते हैं, जांग किलाई, फू किलाई, कियांग किलाई। आपके साथियों को लगेगा कि आपने मैंडरिन सीख ली। बहुत बहुत बधाई। संदीप सर जिंदाबाद लिख दो कमेंट थ्रेड में। ये सब फॉर ऑल दिस, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी बोलती है 100% केवल मैंने किया, किसी और ने नहीं किया, और मैं तो सारी क्राइसिस से बाहर मतलब चाइना को बाहर निकाल लूंगा। एक्चुअली ये जो कम्युनिस्ट लोग हैं चीन के, इनकी सबसे बड़ी ताकत ये है कि ये दिशा बदलने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करते, और हर बार दिशा बदलते समय इतिहास को भूलते नहीं हैं। तो ये लेख जिस मैडम ने लिखा है वो बोलती हैं कि देखो 5 सबक हैं चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी से सीखने लायक। और चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ने कौन से 5 सबक यूज किए हैं? पहला, कभी भी पश्चिमी ताकतों के हाथों अब हम और अपमानित नहीं होंगे। मार्क्सवाद के सारे सबक चाइना में तभी लगाओ जब पहले उनको सिनीसाइज कर लो। सिनीसाइजेशन का मतलब होता है उनका चीनीकरण कर लो। जितने भी लोग सर उठाएं उनके सर फोड़ दो। डोंट रिजेक्ट ओन हिस्ट्री एंड लेट कम्युनिस्ट पार्टी हैव 100% कंट्रोल ओवर कॉर्पोरेट सेक्टर। और एक बड़ी ताकत के जैसे सोचो और एक बड़ी ताकत के जैसे काम करो, डब्बू मत बनो। समझ में आया? ये 5 सबक हैं। आइए एक एक करके 5 सबकों को देखते हैं। ये रहा पहला। चाइना ने 18वीं और 19वीं सदी में देखा कि कैसे यूरोप से आई हुई ताकतों ने चाइना के अलग अलग टुकड़े कर दिए। भारत पे तो केवल एक अंग्रेज का राज रहा, लेकिन चाइना में क्या हुआ, 7-8 उपनिवेशवादी ताकतें घुस गई थीं। तो चाइनीज लोगों का भयंकर अपमान, और उन लोगों ने देखा कि यार हमारी तो औकात ही जीरो हो गई। ये सब कुछ बदला कब? जब किंग एम्पायर का कोलैप्स हुआ 1911 में, और वहां से रिपब्लिक ऑफ चाइना चियांग काई शेक ने बनाया, इनफैक्ट सन यात सेन ने बनाया था, और चाइना एक देश के रूप में खड़ा हुआ। पहली बार सीपीसी 1921 में बना, बहुत कमजोर पार्टी थी, धीरे धीरे ताकत बनी, और तब कुओमिंतांग पार्टी चलती थी चियांग काई शेक की। उन्होंने, कम्युनिस्टों ने कुओमिंतांग से हाथ मिलाया, हालांकि थे कट्टर जानलेवा शत्रु, लेकिन जापान को हराने के लिए, क्योंकि जापान ने चाइना के बहुत बड़े हिस्से मंचूरिया पे कब्जा कर लिया था। और आपको नैनकिंग मैसेकर पे मेरा वीडियो मिलेगा यूट्यूब पे, मेरे नाम से सर्च करना, रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपका देख के। प्यारे साथियों, वो वीडियो देखकर आपको समझ में आएगा कि जापान के अत्याचार कितने भयंकर रहे। तो कम्युनिस्टों ने कुओमिंतांग से हाथ मिला लिया और जापानियों को हराया।
लेकिन उसके बाद उन्होंने तो कुओमिंतांग को ही हरा दिया, जो भाग के ताइवान चला गया। और उसके बाद सीपीसी ने ये बोला कि अब हम चीन को रिजुविनेट कर देंगे। सीपीसी ने अपनी सेना जो बनाई, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, याद रखिएगा जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है वो चाइना की सेना नहीं है, वो कम्युनिस्ट पार्टी की सेना है। भारत की सेना भारत के देश की सेना है, वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की सेना नहीं है। लेकिन चाइना में ऐसा नहीं होता है। और सीपीसी ने क्या किया कि अपनी उस सेना का, जो उस वक्त छोटी थी, इस्तेमाल किस लिए किया? पूरे चीन में जो गुस्से के शोले भड़क रहे थे, चिंगारियां भड़क रही थी, उनको एक छतरी देने के लिए किया। और 1949 से माओ जेडोंग ने क्या स्लोगन किया? मैं यो गोंगचांग दांग, मैं यो शिन जोंगुओ, मतलब बिना कम्युनिस्ट चाइनीज पार्टी के नया चाइना ही नहीं हो सकता। मैं यो गोंगचांग दांग, मैं यो शिन जोंगुओ, हमने नया चाइना बनाया है। और इनफैक्ट माओ जेडोंग तो बिल्कुल साफ बोलते थे कि अगर चाइना को आगे बढ़ना है 21वीं सदी में, हालांकि वो नहीं ले जा पाए क्योंकि वो खुद ही एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर कभी साबित नहीं हुए, क्रांतिकारी अच्छे थे। माओ ये कहते थे कि अगर चाइना को 21वीं सदी में जाना है तो पहले अपनी पुराने सारे धर्म, पुरानी सारी संस्कृति, पुरानी सारी सोच को उठा के समुद्र में फेंक देना पड़ेगा, नहीं तो हम हमेशा गुलाम बने रहेंगे। ये माओ के शब्द हैं। तो सीपीसी ने हर किसी को क्रश कर दिया, तिब्बत से ताइवान तक, जिसने सर उठाया। 21वीं सदी में उसी को वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी कहते हैं। तो ये क्या होता है वुल्फ वॉरियर, बताओ? दूसरा सबक क्या था भैया? सोवियत लोगों की जो साम्यवादी क्रांति थी, बोल्शेविक रेवोल्यूशन, उसने चाइना को यह सिखाया कि कुछ भी बाहर से लाने से पहले उसका चीनीकरण जरूर कर लेना। तो माओ जेडोंग ने क्या किया? शहरों से जब वो अपनी जान बचा के भाग के गांवों में गए थे तो उन्होंने चाइना के साम्यवाद को वास्तविक ग्रामीण शक्ल दे दी, सिनीसाइजेशन कर दिया। और 1949 से उन्होंने सोवियत मॉडल को भी रिजेक्ट किया, कैपिटलिस्ट मॉडल को भी रिजेक्ट किया, जो बाद में डेंग शाओपिंग ने 79 से एक्सेप्ट किया। और उसी सिनीसाइजेशन का नाम 1990 से हो गया सोशलिज्म विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक। और आज शी जिनपिंग भी उसी चीज को आगे बढ़ा रहे हैं। तीसरा सबक क्या था? माओ और डेंग दोनों को पता था कि बहुत ज्यादा सेंट्रलाइजेशन से चाइना टूट जाएगा, तो वो कहते थे कि विकेंद्रीकरण करो। लेकिन जब विकेंद्रीकरण किया तो चाइना के थियाननमेन चौक में लाखों बच्चे, यानी कि स्टूडेंट्स आपकी उम्र के, कॉलेज और स्कूल के, और वर्कर इकट्ठा हो गए कि डेमोक्रेसी दो, डेमोक्रेसी दो। तो डेंग शाओपिंग ने ये बोला 1989 जून में कि डेमोक्रेसी तो मैं दूंगा नहीं, ये लो पीएलए के टैंक्स। हजारों लोगों पर पीएलए के टैंक चढ़वा के उन्होंने थियाननमेन जो चौक था उसको खून से रंग दिया। और इसलिए डेंग शाओपिंग ने फॉर्मूला दिया स्टेबिलिटी बिफोर केओस, कि अगर हमें अमीर बनना है तो ये सारा नॉनसेंस नहीं चलेगा, आइडियोलॉजी वीक हो जाती है और केवल स्ट्रांग लीडर आगे ले जाएगा। शी जिनपिंग ने इस विचार को बिग डेटा और ऑनलाइन सेंसरशिप की मदद से एक नए लेवल पर ले गया है। चौथा सबक यह सीखा था चाइनीज कम्युनिस्टों ने कि सोवियत यूनियन में जैसे ही स्टालिन की मौत हुई 1953 में ब्रेन हेमरेज से, उसके बाद जो निकिता क्रुश्चेव आए, उन्होंने स्टालिन को पूरी तरह से खारिज कर दिया, डी स्टालिनाइजेशन। उन्होंने क्या कहा कि स्टालिन तो कम्युनिस्ट थे ही नहीं, स्टालिन तो एक अत्याचारी थे। और चाइना के कम्युनिस्टों ने देखा कि भाई इससे तो हमारी पूरी पार्टी खत्म हो सकती है। हमारा अगला नेता अगर आके ये बोले कि माओ बिल्कुल गलत था या डेंग गलत था तो कम्युनिज्म ही खत्म होगा, इसलिए चाइना उसके खिलाफ बोलता है। और डेंग शाओपिंग बोले कि माओ 70% राइट थे, 30% रॉन्ग थे, पूरी तरह रॉन्ग नहीं थे, लेकिन किसी भी हालत में माओ की बुराई नहीं करनी है। फिफ्थ, आज की तारीख में इन कम्युनिस्टों ने चाइना को वो महान शक्ति बता दी है जो अमेरिका के बराबर है। देखिए चाइना अब किसी और की बात ही नहीं कर रहा है, चाइना सिर्फ ये बोल रहा है कि मैं तो अमेरिका के बराबर हूं, आ सकते हो तो आ जाओ मेरे करीब। आज चाइना ने 80 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया है, लेकिन चाइना में सामाजिक असमानता और पर्यावरणीय नुकसान बहुत भयंकर हो गया है। चाइना इज द नंबर 1 पोल्यूटर इन द कंट्री, इन द वर्ल्ड, जीएचजी एमिशंस में। और चाइना के जो बूढ़े लोग हैं उनके मिलने वाले रिलीफ पैकेजेस कम होने से उनको बहुत तकलीफ हो रही है, इम्बैलेंस है। और चाइना कहीं भी, हम ये नहीं कह सकते कि अनमिक्स्ड ब्लेसिंग है, उसमें समस्याएं भी हैं। चाइना में आज की तारीख में जो दुनिया है वो किसी एक देश से नहीं निपट रही है, राष्ट्र राज्य से, वो निपट रही है एक अथॉरिटेरियन पार्टी स्टेट से। और ये कब तक चलेगा किसी को नहीं पता। 100 साल तो चल गया, हो सकता अगले 10 साल में कोलैप्स हो जाए, या हो सकता अगले 100 साल और चल जाए, नोबडी नोस। मजा आया आपको? तो इसकी समरी, पूरी समरी निकाल के लिखिए। 5 सबक क्या थे बताइए। अगला लंबा चौड़ा एडिट है मोंटेक सिंह आहलूवालिया।
आप प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन रह चुके हैं और आपकी मदद से 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म लाने में पीवी नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह को बहुत मदद मिली थी। इनसे पूछा गया कि भैया जुलाई 1991 से जुलाई 2021 30 साल पूरे हो गए भारत में एलपीजी रिफॉर्म के, एलपीजी का फुल फॉर्म बता दो, तो आपको क्या लगता है भारत की दशा और दिशा क्या है? तो देखिए दोस्तों, ये इंटरव्यू अपने आप में सोने की खदान है, क्योंकि 30 साल के रिफॉर्म की समरी आपके सामने आएगी और भारत की भविष्य की दिशा, इसलिए इसको मिस मत करना। इसमें इतिहास भी है, गवर्नेंस भी है, इकोनॉमी भी है। ये बिल्कुल जैसे मैंने कहा ना, वर्थ इट्स वेट इन गोल्ड। मोंटेक सिंह आहलूवालिया ने एक डॉक्यूमेंट बनाया था जिसने नरसिम्हा राव की बहुत मदद की रिफॉर्म लाने में, और 1991 के रिफॉर्म ने दरअसल भारत के निजी क्षेत्र को आकाश में उड़ने की इजाज़त दे दी। लेकिन ऐसा नहीं है कि गरीबों को नज़रअंदाज किया, ग्रेजुअलिस्ट अप्रोच रखी। चाइना के कम्युनिस्टों जैसे रातों रात बदलाव हम नहीं ला सकते थे, क्योंकि हम डेमोक्रेसी थे, हैं और रहेंगे, एटलीस्ट अजम्पशन तो यही है। जीडीपी हमारा 92 से 2017 7% से बढ़ा हर साल। उसके पिछले 20 सालों में वो केवल 4% से बढ़ता था। एक आध साल में 4 का 7 हो जाए, 7 का 4 फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 20 से 30 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट का असर बहुत भयंकर आता है। और पॉवर्टी भारत की तेजी से गिरी। इनफैक्ट 2004 से लेकर 2012 तक भारत में 14 करोड़ गरीब गरीबी रेखा के ऊपर आ गए। आपको जान के आश्चर्य होगा साथियों, 2012 के बाद से 2021 तक भारत में गरीबी पे कोई डेटा ही नहीं दिया है सरकार ने। कैन यू बिलीव इट? 1950 के बाद से भारत में केवल सरकारी क्षेत्र को ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्राथमिकता दी थी। और ऐसा क्यों किया था? क्योंकि ये कहा था कि हमारा जो पब्लिक सेक्टर है वही कमांडिंग हाइट्स को अचीव करेगा। और इस वजह से 1950, 60, 70, 80 के दशक में जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस थे, टाटा बिरला, उनको इंडस्ट्रियल लाइसेंस मिलने में दिक्कत होती थी। और 860 ऐसे सेक्टर थे जो केवल छोटे उद्योगों के लिए रिजर्व थे। फॉरेन एक्सचेंज हमेशा हमारा बहुत कम रहता था। 91 के बाद ही सिचुएशन बदली ना, आईटी एक्सपोर्ट्स और हमारे डायस्पोरा के रेमिटेंसेस के साथ और हमारे एक्सपोर्ट्स के साथ। और इसलिए 1991 के पहले जो उपभोक्ता वस्तुएं होती थी, साबुन हो गया, शैम्पू हो गया, खाने पीने की वस्तुएं हो गई, जूते मोजे चप्पल हो गए, इन सब चीज़ों का इंपोर्ट जो है बहुत बुरी तरह से रिस्ट्रिक्टेड हुआ करता था। तो हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स अच्छा बनाए गंदा बनाए सारा माल बिक जाता था। टेक्नोलॉजी का इंपोर्ट पे बहुत नियंत्रण था। एफडीआई तो बिल्कुल डिस्करेज ही किया जाता था। आज एफडीआई एफपीआई ही सबसे ज़्यादा इंकरेज होता है। इनोवेशन और एंटरप्राइज एजेंडा में कभी नहीं रहा। 1980 में इंदिरा गांधी और राजीव गांधी थोड़े रिफॉर्म्स लाने शुरू किए, क्योंकि दोनों को समझ में आ गया था कि नीतियों को अब बदलना समय के हिसाब से जरूरी है। लेकिन सिस्टम नहीं बदला। वो बदला 1990s में, जब पूरी तरह से एलपीजी रिफॉर्म आया। मतलब इंडस्ट्रियल पॉलिसी बदल दी गई, ट्रेड पॉलिसी बदल दी गई, विनिमय दर नीति बदल दी गई, पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म लाया गया और एलपीजी रिफॉर्म आ चुका था। फुल फॉर्म बता देना इसका। सबसे ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज ने अगर किसी चीज का भारत में विरोध किया तो वो इन रिफॉर्म्स का किया। लेकिन नरसिम्हा राव मनमोहन सिंह बिल्कुल भी झुके नहीं और रिफॉर्म लाकर ही माने। भारत में लेबर मार्केट का रिफॉर्म लंबे समय तक नहीं आया, क्योंकि ये हमेशा से विचार था जो सही था कि पहले 10, 15, 20 साल 10% की ग्रोथ अगर हर साल होगी और हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, समृद्धि बढ़ेगी, अमीरी बढ़ेगी आम आदमी की, तो फिर वो श्रम बाजार में सुधारों को खुले दिल से स्वीकारेगा। डंडे के जोर पे लाने को तो हम ला सकते हैं, लेकिन गरीब लोगों के बीच में श्रम कानूनों को शिथिल करने से नुकसान होगा, फायदा नहीं। लैंड रिफॉर्म स्टेट सब्जेक्ट होने से किसी सरकार ने छुआ नहीं और उसमें बहुत दिक्कतें थी। इंपोर्ट टैरिफ जो है, आयात प्रशुल्क हमारे 92 में एवरेज 57.5% थे। उसको हम घटाते गए डब्ल्यूटीओ के हिसाब से और 8.9 पर आ गए। लेकिन 2015 के बाद से मोदी सरकार ने लगातार इंपोर्ट ड्यूटीज हर साल बढ़ा दी हैं। इसका एक दुष्परिणाम यह होगा कि भारत ग्लोबल सप्लाई चेन में इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ा दी हैं। भारत सरकार ने यह इसलिए किया है क्योंकि बहुत सारे स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का दबाव है कि हम कैसे कॉम्पीट करेंगे, इतने सस्ते आयात आते हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है, बिजली खराब है, सड़कें खराब हैं, तो आप तो आयात शुल्क बढ़ा के हमको बचाओ। और सरकार ने कर दिया वैसा। जबकि सही तरीका यह होता कि आप कोर प्रॉब्लम्स पे सीधे हमला करो, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक, ट्रेड प्रोसीजर्स। आपने आयात प्रशुल्क बढ़ाकर, इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ाकर, कस्टम ड्यूटीज बढ़ाकर गलत रास्ता चूज किया है।
दूसरी बड़ी गलती सरकार की ये हो गई कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में 16 देशों के ग्रुप में भारत ने खुद को बाहर कर लिया। इससे हम एशिया में इंटीग्रेशन से अलग थलग पड़ चुके हैं, हमारे कोई एफटीएस भी नहीं चल रहे हैं। और एक्ट ईस्ट पॉलिसी मोदी जी की जो है, आरसीईपी को छोड़ना उसके ही विरोध में चला गया। ये इसलिए किया क्योंकि भारत की कुछ इंडस्ट्रीज ने भयंकर लॉबी की कि चाइना का माल हमें पूरी तरह से खत्म कर देगा इसके बाद। लेकिन वही बात है, आप इस तरह डर के रहेंगे तो आप व्यापार ही नहीं कर पाएंगे। सबसे अच्छा होता कि आने वाले चाइनीज आयातों पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाते, बजाय कि पूरे पूरे देश को आरसीईपी से बाहर कर लेते। ऐसा कहना है मोंटेक सिंह आलूवालिया का। आपको क्या लगता है, भारत को आरसीईपी ज्वाइन करना चाहिए था या नहीं? एफटीएस हमने यूके, यूएस और यूरोप के साथ अब बहुत जल्दी कर लेने चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि हमें कम से कम द्विपक्षीय व्यापार में थोड़ी सी मदद मिलेगी। भारत में एम्प्लॉयमेंट की परिस्थिति अभी यह है प्यारे दोस्तों कि जहां 2011-12 में 47.4 करोड़ लोगों के पास नौकरियां थी, 2018-19 में टोटल नौकरियां ही घट गई। सोचिए, 46.9, इसी को जॉबलेस ग्रोथ कहते हैं। और एग्री एम्प्लॉयमेंट पहले घटा और अब बढ़ रहा है। कोविड ने फिलहाल इस स्थिति को बहुत भयानक कर दिया है। भारत पूरी रिकवरी के बाद भी अब शायद केवल 2019-20 के ही अपने स्तर पर पहुंच पाएगा, और वो हमारे लिए एक काफ़ी खतरनाक परिस्थिति होगी। हमें उस परिस्थिति को बदलने के लिए जो कुछ कर सकें करना चाहिए। मज़ा आया आपको? समराइज कर दीजिए इसको और हमें बताइए आपकी क्या राय है। हमारी चारों प्लेलिस्ट कितने बच्चों ने अच्छे से देखी, एक बार कंफर्म करो। प्यारे दोस्तों, ये सारी मेहनत आप ही के लिए हो रही है, कृपया इन्हें अच्छे से यूज़ करें। आज का चौथा एडिट है हाउ टू टेक एग्जाम्स इन पैंडेमिक टाइम। पूरे भारत में यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स यहाँ वहाँ कैंसिल हो रही हैं, सीबीएसई की कैंसिल हो रही हैं। हालांकि अब बिना परीक्षा के किसी को भी फाइनल एग्जाम से आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। लेकिन एग्जाम हो कैसे? एक सही ढंग से डिज़ाइन एग्ज़ाम ही स्टूडेंट्स को एम्पावरमेंट और नॉलेज एक्विजिशन का सेंस देती है। बिना एग्ज़ाम के पास करोगे तो लोगों को सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट नहीं आता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई, कोविड ने इस पूरे सिस्टम की टांगें तोड़ दी, और आज भारत के सारे एजुकेशनिस्ट लोगों का, शिक्षाविदों का ये जिम्मेदारी बनती है कि एक ऐसा एग्ज़ाम सिस्टम बनाएं कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट और होलिस्टिक असेसमेंट साथ साथ हो। लोगों को ऐसी कोरा कोरा आगे न जाने दें। एग्ज़ाम्स को कैंसिल करने के बजाय नए इनोवेटिव तरीकों से असेसमेंट करें, ऑनलाइन करें, हाइब्रिड करें। हायर एजुकेशन में यूजीसी के नियम बिल्कुल स्पष्ट हैं, बिना परीक्षा के डिग्री नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कर दिया कि स्टूडेंट्स को ऐसे हम प्रमोट तो होने ही नहीं देंगे। अब तो मैंडेटरी कर दिया गया कि फाइनल ईयर सेमेस्टर एग्जाम आप ऑनलाइन करो, ऑफलाइन करो, हाइब्रिड करो, लेकिन करना तो पड़ेगा। तो बहुत सीधी सी बात है, भारत की सभी यूनिवर्सिटीज़ को असेसमेंट में बच्चों की अंडरस्टैंडिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, फ्री थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, स्किल्स, नॉलेज, इस हिसाब से परीक्षाएं डिज़ाइन करनी चाहिए। कहने का मतलब ये कि पूरी तरह से परीक्षा को डिज़ाइन करने का सिस्टम बदलना पड़ेगा भारत में, जो आज नहीं है। लोगों को डर लगता है कि ऑनलाइन एग्जाम लेंगे तो घर में लोग जो सब्जेक्टिव आंसर लिखने में चीटिंग करेंगे। उसके लिए प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर आता है, उसको चेक करो, और सही टूल्स, कैमरा वगैरह आप इस्तेमाल कर ही सकते हो। ओपन बुक एग्जाम ले लो। अगर ओपन बुक एग्जाम लोगे तो फिर तो एग्जामिनर को ऐसे ही क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे जिसमें स्टूडेंट को सोचना बहुत पड़ता है, तो वैसा कर लो। इवन फॉर द नाउ कैंसल 12th बोर्ड एग्जाम, आपको पता ही है स्कूल लेवल कमिटीज को ये काम दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि असेसमेंट क्राइटेरिया काफ़ी ब्रॉड बेस रखो। तो शिक्षा जगत की चुनौतियां। मजा आया आपको? प्यारे साथियों, आज के न्यूज़ आइटम्स आपके सामने हैं, आप इनको पढ़ लेंगे, आपका काम हो जाएगा। हमारे चीफ जस्टिस ने ये कहा है प्यारे दोस्तों, NV रमन्ना साहब ने, कि भारत में या किसी भी देश में अगर हम चुनाव होता देखते हैं और हर 5-5 साल में सरकार को बदलने की ताकत रखते हैं, ये अपने आप में इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि सरकारें टिरेनिकल नहीं होगा। 17 बार भारत में चुनाव हो गए और हमने अलग अलग पार्टियों को बदला, लेकिन उस सब के बावजूद भी जितनी अच्छाइयां रही हैं उतनी ही कमियां भी रही हैं। और कहीं ना कहीं जुडिशरी को टोटल फ्रीडम चाहिए सरकार के निरंकुशता पे अंकुश लगाने की। आप इस चीफ जस्टिस की बातों को अगर पिछले चीफ जस्टिस की बातों से कंपेयर करेंगे तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल का अंतर दिखाई देगा। भारत में ये एक बहुत शानदार सर्वे, मैं चाहूंगा आप 10 मिनट लगा के इस सर्वे को पढ़ें। भारत के लोगों के लिए धर्म का महत्व क्या है, ये इतना बढ़िया सर्वे है, आपकी आंखें खुल जाएंगी पढ़ के, जरूर इसको पढ़िएगा।
भारत को ग्रीन पास वाला जो मुद्दा हमारी तरफ से वैक्सीन को लेके आ रहा है, यूरोपियन यूनियन जो ग्रीन पास नहीं दे पा रहा है, वो रेसिप्रोकल पॉलिसी भारत को ट्रैवल के लिए चाहिए, ये हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने स्पष्ट कर दिया है। भूटान की हालत इतनी खराब हो गई है वैक्सीन की, क्योंकि भारत से कोई मदद नहीं मिलने के बाद अब उसने यूरोपियन यूनियन से मदद मांगी और उसे शायद अब वैक्सीन यूरोपियन यूनियन से मिलेगी। क्योंकि आज 100 साल हो गए चीन के साम्यवादियों को, तो एक और इंटरव्यू राणा मित्तर का जो आया, इन्होंने काफी अच्छा काम किया है चाइना की स्टडी पर, ये आप जरूर पढ़िएगा। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं प्यारे दोस्तों। हमारे आने वाले कोर्सेस में जरूर अपनी भागीदारी रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।